हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या मतलब होता है? सिद्धांत। अब मैनेजमेंट हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट का मतलब है कि काम पूरा होना विद द मिनिमम कॉस्ट और एक टाइम लिमिट में पूरा हो जाना, दैट इज मैनेजमेंट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट करने के लिए इसके कुछ प्रिंसिपल, इसके कुछ सिद्धांत होते होंगे, तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली हेडिंग है हमारी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का दो तरह की कैटेगरी है। ब्रॉड है, मतलब छोटी सी कोई चीज में बहुत बड़ी ब्रांच है, और एक जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है बेटा? जनरल गाइडलाइंस का सिंपल सीधी मतलब होता है कि एक गाइडलाइन है कि काम को करने का तरीका है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप सभी के पास एक कोई भी स्मार्टफोन होगा। स्मार्टफोन के अंदर उस बॉक्स में, जैसे मान लो स्मार्टफोन का बॉक्स है, इसके अंदर एक बुकलेट सी आती है। जो बुकलेट्स पढ़ती है वो क्या होती है? वो गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन का मतलब इस फोन को यूज करने का तरीका। वैसे ही मैनेजमेंट को भी यूज करने का तरीका होता है। तो इसलिए यहां पर ये चीज बोलेंगे जनरल गाइडलाइंस। किस चीज के लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग। किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग। क्योंकि मैनेजमेंट में एक डिसीजन मेकिंग एक एक्टिविटी होती है कि कोई भी काम करना, हमें डिसीजन लेनी है, तो उसका एक गाइडलाइन है। और साथ ही साथ एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। जितने भी हमारे नीचे अंडर काम कर रहे हैं, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेक करने के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करा जाता है। ठीक है, ये तो बस बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ। अब थोड़ी सी और आगे बात बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर एक और लाइन की बात करूं कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है क्या, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप, ये जो बने हैं, डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है इसमें। बहुत लोगों ने ऑब्जर्वेशन करे, एक्सपेरिमेंट करे हैं, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शो कर रहे हैं इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाने के। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड। ये बेटा रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब होता है कि एक बार ही बनाते दोबारा चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। जैसे प्योर साइंस में क्या होता है बेटा, देखो साइंस के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ मुझे ये पता है कि भैया HCl में थोड़ा सा पानी डालो तो ब्लास्ट होता है। तो यहां पर हर जगह कहीं का भी HCl उठा लो, उसमें अगर पानी डालोगे तो ब्लास्ट होगा। पर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये प्योर साइंस नहीं है कि यहां पर हर जगह हर प्रिंसिपल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं। क्योंकि यहां पर एक चीज इन्वॉल्व है, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का पता नहीं होता, कोई कैसा है, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है, जो बार बार हंसता है, कोई कम हंसता है। तो लोगों के ह्यूमन के नेचर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम करता है। दे आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट होता है, और बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, डिमांड ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल दो, अलग अलग सिचुएशन आएगी, मेरा उसी के हिसाब से अलग अलग मैनेजमेंट होगा, प्रिंसिपल मेरा अलग अलग काम करेगा। आई बात समझ में? मतलब एक पर्सन पे जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल हुआ, वो दूसरे पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर हो सकता है कोई और प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो। आ रही है बात समझ में? नहीं? चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद है पूरी पूरी। दैट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट की बात करें तो बेटा इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज जनरल गाइडलाइन। दैट इज जनरल गाइडलाइन। बेटा देखो, ये एक गाइडलाइन है। ये क्या है? एक गाइडलाइन है। मैं कहता हूं ये कोई भी रेडीमेड या स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि अगर कोई पर्सन आया, ये पर्टिकुलरली प्रिंसिपल डालो और एप्लीकेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली मैं बोल सकता हूं एक
डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड और स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। हर मैनेजरियल प्रॉब्लम का एक कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये गाइडलाइन है, फॉलो करनी है करो, नहीं करनी मत करो, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है, डायनामिक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि हर जगह एक जैसा काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आप देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, लोगों की ऑब्जर्वेशन, बहुत प्रैक्टिस लगी है, बड़ी एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर करे, तब जाके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तैयार हुआ है। ऐसे एक रात में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तैयार नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड वन, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि एक जगह ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब भी बनाए गए थे, जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब भी बनाए गए हैं, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई एनजीओ भी हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो पब्लिक बिजनेस हो या गवर्नमेंट बिजनेस बोल सकते हैं, या प्राइवेट बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग कोई सर्विसेज हो या सर्विस सेक्टर, कुछ भी हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो मर्जी हो, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेगा। अच्छा, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमने पहली बात कर चुके थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना रिजिड नहीं है, इट्स नॉट अ रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है और मॉडिफिकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ डिमांड। जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती चली जाएगी, मॉडिफाई उस चीज में होता चला जाएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा इंडियन सिनेरियो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, पहले ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ता था, आजकल हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो शायद हम और आप आज ऑनलाइन क्लास में नहीं साथ होते, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिमांड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज या मॉडिफाई हो सकता है। कंटिंजेंट का मतलब होता है बेटा डिपेंडेंट अपॉन समथिंग, मतलब हैविंग डिपेंडेंट। क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये चीज आएगी तो वो काम करेंगे, वो चीज आएगी तो ये काम करेंगे। बेटा अगर आज इंडिया में कोरोना आया है तभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर कोरोना नहीं आया होता तो शायद, कोरोना आया है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अगर कोरोना नहीं आया तो शायद ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल, मतलब बेटा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका होता है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर पे भी डिपेंडेंट होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉइज है उनका बिहेवियर कैसा, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन, एक सेकेंड, better understanding of relationship between human and material resources। बेटा ह्यूमन का और मटेरियल रिसोर्सेज का एक रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अकम्प्लिश होता है, पूरा होता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा तभी काम आता है जब कोई दिक्कत परेशानी सामने होती है, कॉज होता है। जब कोई हमारे सामने कॉज होगा तभी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करा जाएगा। अगर कॉज ही नहीं होगा तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं आया। हैविंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ सकते हैं, सिग्निफिकेंस, या मैं इसको बोल सकता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बेटा मैनेजर जो होता है वो बुकिश लैंग्वेज से, इनसाइट रियलिटी से आपको रियल लाइफ की तरफ लाता है। देखो मैनेजर क्या करता है, लर्न करता है अपनी पिछली गलतियों से, लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक एंड कंजर्व टाइम, और टाइम को कंजर्व करता है बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स। मैनेजर का मतलब क्या होता है? बेसिकली अपनी पुरानी गलतियों से सीखे और आगे ये चीज ना हो पाए, इस चीज का ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। क्या है? ऑप्टिमम
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बेटे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज या यूज होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप सभी लोग गन्ने का जूस पीते होंगे। उस गन्ने का जूस जब एक गन्ने वाला भैया वो मशीन में जब गन्ना डालता है तो जब वो गंध बाहर निकालता है, वो जो डस्ट बाहर होता है, उसको अगर आपने कभी हाथ लगा के देखा उसमें एक बूंद पानी नहीं होता। वो क्या करता है, अपनी रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन। बेटा वो एक गन्ने से पूरा गन्ने का गिलास निकाल देता है, और अगर यही हम घर में गन्ने का जूस बनाए तो बेटा हमारा आधा गिलास बना बने। क्यों? क्योंकि जो हम यूज करेंगे वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। तो बेटे हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उसको इफेक्टिव वे में यूज करना चाहिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ सकते हैं। बेटा थर्ड पॉइंट है इसका, एक सेकेंड, थर्ड है साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन। बेटा ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट तैयार होगा है ना, ये बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज से तैयार होगा। ये नहीं कि कोई भी लगाया कर दिया काम हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। एक साइंटिफिक डिसीजन लगे इसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट का मतलब है कि एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट की जरूरत है वैसे वैसे हमारी एनवायरमेंट की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात बताऊं, अगर आई वाज इन अ 12, बेटा मेरे पास फोन नहीं था। आजकल के हर बच्चों के पास फोन है, मेरे पास फोन नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम एनवायरमेंट की डिमांड नहीं थी। आज एनवायरमेंट की डिमांड है कि हर बच्चे के हाथ में एक फोन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सारी हमारी फोन से, लैपटॉप से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो हमें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे हमें अपने एनवायरमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिस्पॉन्डिंग द डिमांड ऑफ द पब्लिक। बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, कहते हैं ना, एक प्रेयर भी है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सीधा यही है कि बेटे हमको एनवायरमेंट से बहुत कुछ मिला, अब हमारे भी ड्यूटी है एनवायरमेंट को कुछ ना कुछ देने की। हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो पब्लिक हमसे डिमांड करेंगे। ये ना हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं और पब्लिक उसको जबरदस्ती उसको लेना पड़ रहा है। बेटा जो पब्लिक डिमांड करेगी हमें वही चीज बनानी। जैसे आप सभी बच्चों ने मुझे बोला कि सर आपने फर्स्ट पार्ट अकाउंट्स का डाल दिया है, अब बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डालो, वो हमें समझ में। तो देखिए मैं आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लाके दिखा दिया। दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोगों को चाहिए वो आप प्रोवाइड करो, अपनी गुड्स और सर्विसेज वट एवर यू डील विद इट, ठीक है। तो जो डिमांड आपकी हो रही है वही चीज आप प्रोवाइड करो। आई बात समझ में? चलिए अब जो बात करते हैं बेटा हेनरी फैल की बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बेटा एक सेकेंड, हाँ, बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बेटा ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है हेनरी फाइवल के 13 प्रिंसिपल्स, सॉरी हेनरी फाइवल के 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल
एंड टेक्निक्स हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटे हेनरी फायोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहले तो मैं हेनरी फायोल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बेटा हेनरी फायोल ना एक इंजीनियर थे। कौन थे? एक इंजीनियर थे। कहां काम करते थे? किसी माइनिंग इंडस्ट्री में काम, किसी माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते थे। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, 1841 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1925 में इनकी डेथ हुई। माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते थे। जब हेनरी फायोल ने ये माइनिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो बेटा उस टाइम पे ये कंपनी एक बैंक करप्टेड कंपनी थी। बैंक करप्टेड समझते हो? कंगालिया कंपनी। और जब एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब हेनरी फायोल की रिटायरमेंट हुई तो हेनरी फायोल के रिटायरमेंट के टाइम ये बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में से एक आ, ठीक है। और इसी जॉब के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स छापी, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन कराई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है, और बहुत सारी बुक्स का नाम इन्होंने पब्लिश करी, अपने नाम से निकाली, और इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स भी बोला जाता है। बेटा देखो ये जो फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट, माइनिंग इंडस्ट्री इंजीनियर थे, बैंक करप्ट थे, उसके टाइम पे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। बेटा देखो वैसे हमारा ना बिजनेस स्टडीज का इन सब चीजों, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, पर आजकल का आप टाइम समझते हो, एक एमसीक्यू पैटर्न है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट भी बोला जाता है। उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए, ठीक है। अगर मैं डिवीजन ऑफ वर्क की बात करूं, बेटा डिवीजन ऑफ, सबसे पहला प्रिंसिपल का नाम क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा देखो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवीजन का मतलब है तोड़ना, वर्क का मतलब है काम। किसको? काम को तोड़ना। बेटा देखो अब हमारे पास ना बहुत सारी चीजें होती है एक काम को करने के, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क यही कहता है जब आपका बड़ा सारा काम है ना, बहुत सारा काम है, तो उसको काम को बीच में से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और वो काम किसी ऐसे बंदे को दो जो कि उस काम में परफेक्ट, ताकि आपकी क्या हो सके, एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो सके। क्या हो सके? स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो सके, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। एक छोटी टास्क और छोटे जॉब में डिवाइडेड हो जाए और उस हर एक जॉब का एक ट्रेन स्पेशलिस्ट बुलाया जाए, ताकि क्या हो सके, स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो सके। आई बात समझ में? नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? चल नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यह मतलब है कि यहां पर ना 2 इंडिविजुअल्स हो। एक होगा सुपीरियर जो मालिक जिसको हम बोल सकते हैं, एक होगा सबऑर्डिनेट जिसको हम नौकर बोल सकते हैं, ठीक है। इस सुपीरियर के पास इसको काम देने की एक अथॉरिटी है। एक काम देने की क्या है? अथॉरिटी। मैं बोल सकता हूं अथॉरिटी है, या ये अपनी पावर इस सबऑर्डिनेट को दे सकता है, ये अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है। और इस सबऑर्डिनेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बनती है कि जो उसको पावर मिली है वो सुपीरियर के अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट मैनर में उस सुपीरियर को सर्व करे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, बेटे आपके और मेरे रिलेशन में मैं एक सुपीरियर हूं, आप मेरे सबऑर्डिनेट हो, मतलब अगर मैं आपको कोई भी काम दूंगा तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक पावर दे रहा हूं काम करने की और आपको उस परफेक्ट मैनर में मुझे करके देना पड़ेगा। दैट इज अ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा काम क्या? अथॉरिटी देना। आपका काम क्या? उस काम के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर और ऑब्टेन ओबीडियंस, मतलब दूसरों को ऑर्डर देना। और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन ऑफ प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। जो भी असाइन ड्यूटी हमारे को मिली है उसको प्रॉपरली हम पूरा करें। सर ने मान लो हमारे को 10 क्वेश्चन दिए तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि 10 से 10 क्वेश्चन बेस्ट टू बेस्ट मैनर में होने चाहिए। ठीक है, इसको मैंने देखिए ग्राफ के फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखिए जहां पर एक सुपीरियर है, सुपीरियर कौन है? मैनेजर। और सबऑर्डिनेट कौन है? ये वर्कर। सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को क्या दिया? अथॉरिटी दी। और इस काम के प्रति, इस वर्क के प्रति सबऑर्डिनेट की क्या बन गई? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। पर फाइनली एक चीज मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। जवाब कौन देगा? अकाउंटेबिलिटी मैनेजर के हाथ में। आई बात समझ में? नहीं? ठीक है, वर्कर की इसमें कोई गलती नहीं होगी, जो गलती होगी वो मैनेजर की गलती होगी कि उसने ठीक से काम किया। आई बात समझ में? ठीक है, यहां पर इसको मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, मान लो घर में पापा है। ठीक है, मान लो मैं आ गया आपके पापा से मिलने। ठीक है, तो पापा ने मान लो आपको बोला, पापा ने मतलब मम्मा को बोला, पापा ने मम्मा को बोला कि अमन सर आए, उनके लिए 1 कप चाय बना के लाओ। ठीक है, अच्छा जी। अब मम्मा ने पापा को ना आराम से धीरे से जाके बोला कि घर में तो दूध है नहीं। तो पापा ने ना मान लो आपको बुलाया, मान लो ये राम, उसका ये बेटा है, राम को बोला कि जा बेटे मार्केट से ना मिल्क ले आ। क्या ले आ? मिल्क ले आ। अब ये राम मिल्क तो मोम को लाके दिया, मम्मी को अपने इसने मोम को लाके दिया, पर कितने घंटे बाद? आफ्टर 4 आवर्स। अब क्या 4 घंटे तक मैं आपके राम के पापा के पास बैठा रहूंगा? मैं तो आऊंगा 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद चला जाऊंगा। अब देखो पापा ने क्या करा, जो एक सेकंड, पापा ने राम को क्या करा? अथॉरिटी दी। अब राम की ड्यूटी थी सही टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की, पर इस सिचुएशन पे राम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करा नहीं। तो बेटे मैं जहां पर भी बाहर जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि राम के फादर, मैं 1 घंटे आया था और मेरे को चाय तक नहीं पूछी। तो बेटा नाम किसका खराब होएगा? पापा का नाम खराब होएगा। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाब। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। एक बेटे होता है डिसिप्लिन, कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो एक डिसिप्लिन मैनर में हमें उसको काम करना चाहिए। एक डिसिप्लिन मैनर में हमें उसको काम करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एक वीडियो तैयार कर दीजिए, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो तैयार कर दी। बट बेटा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक ढंग से मैनर में करना। जैसे आप एक टेबल चेयर पे बैठ के उसको वीडियो को देख सकते हो, ये ना हो लेट के देख रहे हो या फोन में ऐसे लगा के सो रहे हो, तो ये कोई डिसिप्लिन नहीं हुआ, ये रूल नहीं हुआ। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल रूल का पालन करना, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल। ठीक है, जो कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब जैसे किसी एम्प्लॉय को बोल दिया कि सुबह सुबह आपको मान लो 11 बजे तक हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करना है, तो 11 का मतलब 11 होना चाहिए। पता चले वो 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, तो ये कोई डिसिप्लिन नहीं हुआ। अच्छा, अब फायोल क्या कहते थे? फायोल कहते थे अकॉर्डिंग टू द फायोल डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। हर लेवल पे। अब आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 1 करा, 3 तरीके के लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और सुपरवाइजरी। ठीक है, हर लेवल पे एक बेस्ट, एक गुड सुपीरियर होना चाहिए। एक क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए वर्कर और एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसका क्या काम है, क्या काम नहीं है। और अगर मान लो एम्प्लॉय कुछ गलत धोखाधड़ी वाला काम करता है,
तो एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि क्या उसकी पनिशमेंट या पेनल्टीज रहने वाली। अल्टीमेटली अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो मैनेजमेंट और वर्कर को अपने अपने कमिटमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। जो भी उनके कमिटमेंट है, जो भी उनकी डीलिंग है, उनका ध्यान रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटी ऑफ कमांड। बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू द फाइव प्रिंसिपल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल। मतलब हर एक एम्प्लॉय का एक अलग एक ही बॉस होना चाहिए। एग्जाम्पल दे जैसे यूनिटी ऑफ कमांड का एग्जाम्पल दे रहा हूं। यूनिटी ऑफ कमांड का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, क्या कहा? ओनली वन या वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल। मान लो ये मान लो राम एक स्टूडेंट है, क्लास 12 का स्टूडेंट है। वो मान लो मेरे से बीएसटी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मेरे से बीएसटी पढ़ता है। ठीक है, अब ये राम मान लो ये बीएसटी मेरे पास पढ़ता है दोपहर में 3 से 4 बजे तक मेरे से बीएसटी पढ़ता है। ठीक है, मतलब हमारे पाठशाला के इंस्टीट्यूट पर आता है और 3 से 4 बजे तक मेरे से बीएसटी पढ़ता है। ठीक है, मान लो कोई XYZ कोई और इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वहां पर राम सर, वहां पर रमेश सर, मान लो रमेश सर से 6 से 7 दोबारा बीएसटी पढ़ता है। ठीक है, और एक इसने राम ने होम ट्यूशन भी लगा, होम ट्यूशंस भी लगा रखी, और वहां पर जो क्लास होती है रात 9 बजे से लेके 10 बजे तक क्लास होती है, वहां पर बीपीएसटी। अब देखो इसके साथ क्या दिक्कत आई। देखो मैं करा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 3 से 4 की क्लास में। मान लो कोई रमेश सर है, रमेश सर करा रहे हैं मान लो चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, और होम ट्यूशन में इसका मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अब फिर वही अगले दिन फिर वही क्लास होगी। तो इस जो राम है इसके ऊपर दिक्कत आ जाएगी कि किसका काम करे, मेरा काम करे, रमेश सर का काम करे, या होम ट्यूशंस का काम करे। अगर मेरा काम करता है तो इन दोनों से डांट पड़ेगी, और अगर रमेश सर का काम करता है तो इन दोनों से डांट पड़ेगी। ठीक है, और अगर होम ट्यूशन का काम करता है तो इन दोनों से डांट। देखो डांट तो उसको पड़ेगी, तो बेटा इवन एक तो वो काम कर रहा है और ऊपर से उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा। इसलिए बोला जाता है वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय, कि एक यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। मतलब एक पर्सन जो है वो ओवर प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो जरा पढ़ लेते हैं। ईच एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। एक ही पर्सन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे एक सुपीरियर 1 है और सुपीरियर 2 है, दोनों ने एक सबऑर्डिनेट को काम दिया, तो सुपीरियर 2 नहीं देगा क्योंकि उसका सुपीरियर 1 बॉस है। तभी क्या है? ओनली एंड ओनली वन बॉस। क्योंकि अगर एक बॉस होगा तो एक का वक्त तो काम कर ही लेगा, इसलिए आया। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बता देता हूं। देखिए मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात बता दूं।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि मान लो कोई भी कंपनी है, मान लो रिलायंस। अब आपको यह बात पता है रिलायंस का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, रिलायंस का एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग है, रिलायंस का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, रिलायंस का सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, मैं कहता हूं मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। मैं कहता हूं इसका एक अलग वर्क है, इसका अलग वर्क है, इसका अलग वर्क है, इसका अलग वर्क है और इसका अलग वर्क है। पर बेसिकली एक रिलायंस क्या है? एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अल्टीमेटली रिलायंस का गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो बेटा ये इन सब का अलग अलग काम। ये सारे लोग एक कॉमन डायरेक्शन से काम करेंगे, सारे लोग इस तरीके से काम करेंगे कि हमारे को मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आ सके। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है यही है, आपके रास्ते भले अलग अलग हो, आपका ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए। आपके रास्ते जो मर्जी हो पर आपका ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पढ़ लेते हैं इसको। देखो, unity of direction state that all unit of an organization should moving toward the same direction। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं एक सेम डायरेक्शन में लोग काम करने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में काम होना चाहिए और फोकस्ड एफर्ट होना चाहिए। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, वन हेड और वन प्लान। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात को बोलूं तो बेटा रिलायंस एक वन हेड है। रिलायंस क्या है? वन हेड है और उसका एक ही प्लान होगा, प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर भी लिख दिया, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, एचआर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए। वो सारे के सारे किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद ये नीचे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस बिटवीन है, इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो सिक्स्थ है क्या कहता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका सिंपल सीधा मतलब है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, वो सिर्फ मालिक का प्रॉफिट या ऑनर का प्रॉफिट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उन सभी का प्रॉफिट है। यहां पर देखो, organization profit is not only the profit of owner but profit of every individual who is connected with the organization, और उस सभी का इस प्रॉफिट में शेयर होगा। एक ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी कमाएगी तभी तो किसी इंप्लॉय को सैलरी देगी, अगर कंपनी कमाएगी नहीं तो सैलरी नहीं देगी। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ ओनर का प्रॉफिट नहीं है, वो जितने भी कनेक्टेड लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन से सभी का उसमें शेयर है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सेवंथ पॉइंट कहता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हो, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हो उसको प्रॉपर टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। और सैलरी ये ना हो उसका जो बेसिकली मैं बोल सकता हूं, अगर कोई आपके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको आप 200 रुपए महीना दे रहे हो, 200 रुपए में होता क्या बेटे? तो जस्ट और इक्विटेबल इतनी मिली, इतनी उसको सैलरी मिले कि वो 2 वक्त की रोटी अपनी गुजार सके। जस्ट एंड इक्विटेबल उसको सैलरी मिलनी चाहिए, टाइमली सैलरी मिलनी चाहिए, उसको सैलरी के टाइम पे लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। फेयर होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस व्हिच शुड गिव एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसको एक रीजनेबल 2 वक्त की रोटी तो उसको आराम से मिल पाए, इतना उसकी रेम्युनरेशन तो कम से कम होनी चाहिए। अच्छा,
8 पॉइंट हम अभी हम करेंगे। 8 पॉइंट को कराने से पहले मैं आपको एक ऑर्डर समझाना चाहता हूं, ठीक है। अब जरा सुनो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को समझाते हैं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है थिंग्स हैविंग देयर राइट प्लेस, हैविंग देयर राइट प्लेस, मतलब हर चीज को एक राइट प्लेस पे होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैं स्कूल से अपने घर जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर घर गया, मैंने मम्मा को बोला मम्मा मम्मा, यहां पर मॉम थी और यहां पर मैं था। मैंने घर जाकर मम्मा को बोला मम्मा अभी ना रोटी खाने का टाइम नहीं है, आप ऐसा करो क्योंकि क्लास है, आप ऐसा करो चाय बना दो मेरे लिए, एक चाय बना दो, ठीक है, क्योंकि अभी 10 मिनट बाद मेरी क्लास है, 10-15 मिनट बाद, क्योंकि स्कूल से भी आज मैं लेट निकला। तो अब जरा सुनो, अगर ऑर्डर नहीं होगा, मान लो हमारे घर में 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है और एक अंडरग्राउंड फ्लोर, मालूम हमारे घर में एक अंडरग्राउंड प्लस 3 फ्लोर, ठीक है। तो देखो किस तरीके से चीजें होंगी अगर ऑर्डर नहीं हो। देखो 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर और ये अंडर। मान लो अंडरग्राउंड में सारे यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह पड़े होंगे। 1st फ्लोर पे चाय में डालने के लिए टी लीव्स, चाय पत्ती होगी, ठीक है। 2nd फ्लोर पे चीनी होगी, शुगर, और 3rd फ्लोर पे मान लो मिल्क। तो बेटा अगर मम्मा बनाएगी, मान लो ग्राउंड फ्लोर पे मम्मा बना रही है, तो चलो उनको यूटेंसिल्स तो मिल गए, ठीक है। यूटेंसिल्स में पानी डाला, चाय पत्ती चाहिए तो 1st फ्लोर पे जा रही है, फिर 1st फ्लोर से वापस आई, फिर चीनी चाहिए तो फिर 2nd फ्लोर पे जा रही है, फिर वापस आई, फिर दूध चाहिए तो दूध के लिए 3rd फ्लोर पे गई। तो बेटा ये मेरे को चाय कितने मिनट में तैयार हुई, कम से कम मेरे को ½ एन आवर लगे, इस चीज को ½ एन आवर लगे। और मेरे पास टाइम कितना है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास 10 मिनट बाद है, नेक्स्ट क्लास 10 मिनट बाद है, क्या मैं वो चाय पी पाऊंगा? बिल्कुल नहीं पी पाऊंगा। इसको कहते हैं ऑर्डर। ये देयर इज ए लैक ऑफ ऑर्डर। अगर ऑर्डर नहीं है तो आपके साथ कुछ इसी तरीके की एक्टिविटी हुई। हर एक चीज को रखने का एक प्लेस होती है, हर चीज को रखने की एक प्लेस होती है। जैसे किचन के सारी आइटम्स, खाने पीने की छोटी मोटी यूटेंसिल्स, बर्तन, नमक, मसाले किचन में होते, ठीक है। डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स वगैरह, सब्जी वगैरह पड़ी होती है, उसका भी एक अलग प्लेस है। बेडरूम का एक अलग प्लेस है, लिविंग हॉल का एक अलग प्लेस है, सभी का एक अलग अलग प्लेस होता है, सभी के एक अलग अलग ऑर्डर होते हैं। तो मैंने यहां पर लिखाया थिंग्स हैविंग देयर राइट प्लेस। हर एक चीज की एक अपनी प्लेस होती है, ठीक है। चलिए ऑर्डर क्या कहते हैं, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज की एक प्लेस होती है, ठीक है। एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट थिंग्स और पर्सन शुड बी अलॉटेड प्लेस। इंसान को और चीजों को उसके अलॉटेड प्लेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। लोगों को और सामान को उसकी अपनी जगह पे होना चाहिए। जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय का सारा मटेरियल किचन में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर चेन। क्या है स्केलर चेन? देख सकते हैं, हाँ स्केलर चेन को पढ़ते हैं बेटा। स्केलर चेन क्या कहता है? An organization consists of superior and subordinate.
द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करी है। मान लो ये बॉस है, उसके ये सबॉर्डिनेट्स हैं। मान लो ये बॉस है, ये वाइस प्रेसिडेंट है वहां पर, ठीक है, इसको बॉस ना लिख के प्रेसिडेंट लिखो, ठीक है। मान लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट है और ये सेल्स डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है, सीनियर है, और सेल्स डिपार्टमेंट का ये सीनियर है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डी जो है वो जूनियर है, और यहां पर सेल्स जो है वो जूनियर है। अगर मान लो, यहां पर एक चीज समझ लो, अगर मान लो इस डी को इस ई से बात कर दो, तो बेटा कैसे कम्युनिकेशन होगा? ये अपनी प्रॉब्लम लेकर सी के पास जाएगा, सी बी के पास जाएगा, बी ए के पास जाएगा, और ए ये ई को बताएगा। अब ई यहां पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके, ई यहां पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके सॉल्यूशन ए को भेजेगा, ए बी को भेजेगा, बी सी को भेजेगा, और सी फाइनली डी को भेजेगा। देखो यहां पर कितना बड़ा प्रोसेस। इसी को कहते हैं स्केलर चेन, कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपने हायर अथॉरिटी से बात करनी है तो उसका भी सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। अगर मान लो दो हेड्स है, अगर मान लो आपके पास कितने हेड्स हैं? मान लो दो हेड्स हैं, एक ये सी है और एक ये एफ है, दोनों ही सेम पोजीशन में, तो बेटा वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं थ्रू द वे ऑफ गैंग प्लान, थ्रू द वे ऑफ गैंग प्लान। आई बात समझ में? नहीं, थ्रू द वे ऑफ गैंग प्लान से सीनियर हेड बात कर सकते हैं। जैसे बी ई से बात कर सकता है, सी एफ से बात कर सकता है, डी जी से बात। आई बात समझ में? नहीं। तो बेटे हमारा किसी के क्वेश्चन पूछने का या आंसर देने का भी एक सिस्टमैटिक सिनेरियो होता है। अब जैसे आपके स्कूल की एग्जांपल दूं, मान लो आपने फीस कम करानी है, तो बेटा स्कूल के मैनेजमेंट के पास तो जाओगे नहीं, किसको एप्लीकेशन डालोगे? अपनी क्लास टीचर को एप्लीकेशन डालोगे, क्लास टीचर इंचार्ज को एप्लीकेशन डालेगा, इंचार्ज एचओडी को डालेगा, एचओडी प्रिंसिपल को डालेगा, प्रिंसिपल आके मैनेजमेंट को डालेगा, फिर वैसे ही ऑर्डर पास आउट होगा वाइस वर्सा। आया? अब जैसे स्टूडेंट मॉनिटर को बोलेगा, मॉनिटर टीचर को बोलेगा, टीचर इंचार्ज को बोलेगा, इंचार्ज वाइस प्रिंसिपल को बोलेगा, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को बोलेगा, और प्रिंसिपल मैनेजमेंट काउंसिल। आया? वैसे ही इसी तरीके से ये ट्रांसफर भी ऑर्डर होता है, ठीक है। हेनरी फायोल के प्रिंसिपल की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या पास क्या होनी चाहिए? चैन होनी चाहिए ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की, दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में आ जाए, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इक्विटी का होना चाहिए, इक्विटी का मतलब इक्विटेबल। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लोग इक्विटी से काम करने चाहिए, एक इक्विटेबल मैनर में काम करना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय है तो उस इंप्लॉय को पर्टिकुलरली सहानुभूति की बात बोलूं, उसको गारंटी दे कि हम आपको नहीं निकालेंगे विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है। एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो कभी भी किसी पेशेंट का एक ऑपरेशन होता है, तो एक बेटा कंसेंट लेटर पे साइन होता है कि मान लो पेशेंट की तबीयत को कुछ भी हो गया, उसमें डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि बेटा अगर वो डॉक्टर उस पेशेंट से इस चीज का साइन नहीं कराएगा तो बेटा वो ऑपरेशन भी बहुत डर के करेगा, और डर में किया हुआ काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, कि आप किसी भी एम्प्लॉय को अपने अंडर काम करवा रहे हो तो उसको एक स्टेबिलिटी दो, उसको इंश्योर कराओ कि ऑर्गेनाइजेशन आपको फिक्स पीरियड तक के लिए एम्प्लॉय रखेगा, उससे पहले आपको नहीं निकालेगा। पर्सनल शुड बी, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर द ड्यू और रिगोरियस प्रोसीजर। एक एम्प्लॉय अपॉइंट तभी होता है जब उसका प्रोसीजर फॉलो होता है। एक बारी सेलेक्ट कर लिया, देयर शुड बी कीप एट देयर पोस्ट फॉर अ मिनिमम, एक फिक्स्ड पीरियड टेन्योर उसको गिवन दिया जाता है, ठीक है।
हेनरी फाइव सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ मिनिमम, वो कहता है भैया मिनिमम लेबर टर्नओवर होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम लेबर टर्नओवर होनी चाहिए, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय हम उनको कम से कम छोड़ कर जाए, ठीक है। एक होना चाहिए बेटा इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है ऐसा काम जो आज से पहले कभी किसी ने ना करा, जैसे आईफोन बना, टच स्क्रीन आईफोन ने बनाया, एलजी के फोनों में बनाया, सब पाया जाता है, तो बेटा ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का फायदा हमें बाद में भी होता है। आया, अगली बात करेंगे एस्पिरिट डेवऑप्स। एस्पिरिट डेवऑप्स का बेसिकली रीजन है टीम वर्क। क्या है? टीम वर्क। आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी का एक टीम वर्क से अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास कुछ 4-5 तरीके के सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स है, इंग्लिश है, आपका बीएसटी है, अकाउंट्स है, इको है, तो सभी में अच्छे नंबर आने चाहिए। सिर्फ बीएसटी में अच्छे नंबर आने से ये मतलब नहीं है कि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बेटा सभी सब्जेक्टों में एक पर्टिकुलरली अच्छे नंबर आने चाहिए, टीम वर्क से काम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर के क्या साइंटिफिक और टेक्निक्स हैं। इस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपका एक प्रिंसिपल बच गया, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये आपका डिस्कस अभी हमने करना है। जैसे ही नेक्स्ट क्लास आएगी, 1-2 दिन में नेक्स्ट क्लास भी डाल दूंगा इसकी, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और साथ ही साथ साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक जितना मैंने समझाने की कोशिश करी है आप सभी को समझ में आया होगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।